मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्रदेश की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के डिफॉल्टर किसानों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने कवच योजना को हरी झंडी दे दी है। सरकार के इस कदम से कर्ज के बोझ तले दबे प्रदेश के हजारों किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। कवच योजना के लागू होने से प्रदेश के लगभग 5000 डिफॉल्टर किसानों को सीधा लाभ प्राप्त होगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों से जुड़े ये किसान लंबे समय से राहत की उम्मीद कर रहे थे। अब इस योजना के माध्यम से उन्हें वित्तीय संकट से उबारने और पुनः मुख्य धारा की बैंकिंग और कृषि ऋण व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कवच योजना, ये योजना सहकारी समिति के ऐसे किसानों के लिए है कि जहां पर ऋण खातों में गड़बड़ियां तो हुई हैं, लेकिन किसानों का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि एक बार गड़बड़ी हो जाती है तो वो भी डिफॉल्टर मान लिए जाते हैं और उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। और ऐसे किसानों को राहत मिले और वे मुख्य धारा में आकर योजनाओं का लाभ ले सकें, इसके लिए ये योजना प्रारंभ हो रही है। और इनको राहत देने के लिए अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों के द्वारा अपने स्तर से निधि निर्माण करके इनको राहत दी जाएगी। इसमें अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों का जो अंशदान है वो 50 करोड़ रुपए की सीमा तक रहने वाला है और राज्य सरकार इसके लिए 50 करोड़ रुपए की अंश पूंजी एक बार में उपलब्ध कराने वाली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राजधानी भोपाल में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अब आइए आपको बताते हैं मोहन कैबिनेट से कौन कौन से प्रस्तावों को मंजूरी मिली। तो मध्य प्रदेश में एआई पर बेस्ड मिशन बुनियाद की शुरुआत की जाएगी। आज कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। प्रदेश के 8 जिलों में मिशन की शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में 60 नए सांदीपनी स्कूलों की मंजूरी भी आज कैबिनेट से मिल गई है। इसके लिए सांदीपनी स्कूलों पर 25,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जन विश्वास अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत मंत्री अपने अपने जिलों में जनता से संवाद भी करेंगे। 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। डिफॉल्टर किसानों के लिए 1099 करोड़ रुपए आज कैबिनेट से मंजूर हुए हैं। स्वास्थ्य और खेल के लिए 2407 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और जबलपुर यूनिवर्सिटी में नए पदों को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। एआई पर केंद्रित मिशन बुनियाद, इसका भी शुभारंभ हुआ है। ये प्रदेश के 8 जिलों के 500 शासकीय स्कूलों में चलाया जाने वाला है, जिसमें कक्षा 8वीं से लेकर 11वीं तक एआई एनेबल्ड शिक्षा का शुभारंभ होगा। मतलब हो गया, चलाया जाएगा अभी। मध्य प्रदेश में हम सभी जानते हैं कि सांदीपनी स्कूल आज मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव का कारण बने हुए हैं और अभी 60 नए सांदीपनी स्कूल्स की सौगात और मिल रही है। बोर्ड परीक्षा में 3 साल तक 100% यानी 100% परीक्षा परिणाम देने वाले जो प्राचार्य हैं, ऐसे स्कूलों के प्राचार्य हैं, उनको 1 लाख। दतिया उपचुनाव में हार के बाद अब बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। सीएम हाउस में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। बताया जा रहा है कि बैठक में दतिया से बीजेपी प्रत्याशी रहे आशुतोष तिवारी ने भीतरघात के सबूत रखे और अब इसमें किसका नाम है और क्या सबूत आशुतोष तिवारी की ओर से पेश किए गए थे उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन बीजेपी भीतरघात करने वालों पर सख्त एक्शन लेगी, ये बयान प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहले ही दे चुके हैं। और उधर बीजेपी की हार पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि दतिया की हार ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी से अब दूर हो रहा है। उधर बीजेपी का कहना है चुनाव में हार जीत तो होते रहती है, हार के कारणों पर मंथन किया जा रहा है। दतिया उपचुनाव के बाद अब बीजेपी में हार को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सीएम हाउस में एक बड़ी समीक्षा बैठक हुई जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कई मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि आशुतोष तिवारी ने भीतरघात को लेकर बैठक में सबूत रखे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आशुतोष तिवारी भी अंदर मौजूद हैं
और वो पूरे सबूत लेकर पहुंचे हैं कि कहां कहां पर उनके साथ धोखा हुआ है, किन लोगों ने धोखा किया है, और अगर वो सबूत सही पाए जाते हैं समीक्षा बैठक के बाद तो एक्शन लिया जाएगा। ये एक गाड़ी और बाहर निकल रही है। ऐसी पिछले 1.5 घंटे से बैठक चल रही थी और तमाम मंत्री, 8 से ज्यादा मंत्री जो है भरत सिंह कुशवाहा भी थे। भीतरघात को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहले ही साफ कर चुके हैं, जो भी नेता और कार्यकर्ता इसमें शामिल होगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। आशुतोष तिवारी जो सबूत सामने रख रहे हैं, अगर वो सबूत उनके आरोप पर सही पाए जाते हैं तो जिनका वो नाम लेंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल ने ये स्पष्ट कहा था अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी और जो भी अनुशासनहीनता करेगा, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, उन पर एक्शन लिया जाएगा। दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद से कांग्रेस की ओर से लगातार हमला बोला जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी का जनाधार अब खत्म हो रहा है। बीजेपी ने बड़े नेताओं को दरकिनार कर दिया है। मैं समझता हूँ 13 से 14 घंटे जाम हाईवे पर लगा रहा, ये सबने देखा। और ये भारतीय जनता पार्टी में पहली बार हुआ है कि मोदी अमित शाह के शासनकाल में, हिटलर और तानाशाह के शासनकाल में उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता उनके खिलाफ लामबंद हुए और यहाँ तक लामबंद हुए कि पूरे देश को ये पता चल गया। अब समीक्षा बैठक में क्या कर लेंगे? समीक्षा तो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि आपके नरोत्तम मिश्रा के साथ जुड़े हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का तांडव दतिया में किया, किसी से छुपा नहीं है। अब जब छुपा नहीं है तो क्या समीक्षा करेंगे? उधर बीजेपी का कहना है कि उपचुनाव में हार ज्यादा मायने नहीं रखती, फिर भी बीजेपी नेतृत्व इस पर समीक्षा कर रहा है। जो भी कारण होंगे उस पर मंथन किया जाएगा। मैंने आपको कहा है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। देखिए, उपचुनाव का कोई बहुत ज़्यादा महत्व होता नहीं है, पर फिर भी हार होती, जीत होती है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। इसलिए चुनाव महत्व नहीं रखता। एमएलए एमपी बनना मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, पर जिनका भरोसा है उनके भरोसे को कायम रखना ये जीवन की आखिरी भीतरघातियों को आखिरी संदेश क्या कहेंगे? भीतरघातियों को आखिरी संदेश भीतरघाती कौन है तुम नेतृत्व संज्ञान में लेगा। अगर लेकिन आपने कहा है कि भीतरघात हुआ है तो भीतरघातियों से मेरा केवल इतना ही कहना है कि जो ऐसे भीतरघाती हैं। दतिया उपचुनाव में जीत के बाद से कांग्रेस में जश्न का माहौल है। दिल्ली में एमपी कांग्रेस की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। कुल मिलाकर दतिया में जीत से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। लगातार हार के बाद से निराश कांग्रेसियों को बूस्टर डोज मिल चुका है। भोपाल से शिवकांत आचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों पर एक बयान से सियासी घमासान मच गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने मदरसों को अघोषित तौर पर आतंक की फैक्ट्री बताया। उन्होंने कहा बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या भारत, सभी जगह मदरसों की स्थिति कमोबेश एक ही जैसी है और इसकी तस्दीक गाहे बगाहे आ रही खबरें भी करती हैं। जब मदरसों पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगते रहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य की ये टिप्पणी लेखिका तस्लीमा नसरीन के उस हालिया बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के संकट के बीच मदरसों को बंद करने की वकालत की थी। केशव मौर्य ने उन्हीं बयानों का समर्थन किया था। मदरसों को आतंकी अड्डा बताने पर भड़के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी केशव प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा की और कहा कि इन लोगों को मदरसों का इतिहास पढ़ना चाहिए। भारत की आजादी में मदरसों से संबंधित उलमा और छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। मदरसा बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। आज उन्हीं वतन परस्त मदरसों और उन्हीं देश से प्रेम करने वाले उलमा और छात्रों को दहशतगर्द कहा जा रहा है। यह सब अज्ञानता की बुनियाद पर है और यह सब मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू जहनियत का नतीजा है। जबकि ये मदरसे वो हैं, इनको वो तमगा मिलना चाहिए, देश की आज़ादी का अवार्ड इनको दिया जाना चाहिए।